तो शुरू करें सैंपल पेपर 7 क्वेश्चन नंबर 1 से। The government aims to encourage setting up of production units in economically backward regions through its taxation and expenditure policy. Identify the objective of budget discussed above. ठीक है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि सरकार जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन के बारे में कह रही है कि हम डेवलप करना चाहते हैं। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया? रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, autonomous items refers to dash that take place due to some economic motive such as profit maximization. ठीक है, तो ऑटोनॉमस आइटम्स कौन से होते हैं? जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को डिनोट करें, क्योंकि इसके अंदर हम सारे वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो बाहर के देशों से रिलेटेड होती है। सही, डी। उसके बाद सी सिंपल है, मनी क्रिएशन बाय डैश रेजेस द नेशनल इनकम। तो ये हमने पहले भी करा था। मनी क्रिएशन कौन करता है देश के अंदर? कमर्शियल बैंक करता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द सोर्सेज यूज्ड टू मीट द डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी में डेफिसिट को मीट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, है ना, क्योंकि वो एकोमोडेटिंग आइटम में इस्तेमाल किया जाता है। सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1 में कह रहा है, मनी इज यूज्ड टू कवर ऑल सच थिंग्स लाइक कॉइन, करेंसी नोट एटसेट्रा व्हिच आर यूज्ड टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम्स। तो ये तो हो गया ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, मनी कैन बी एनी कमोडिटी चूजन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहा है मनी कोई भी कमोडिटी हो सकती है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि मनी का कोई भी फॉर्म हो सकता है, बस वो पार्ट, वो फीचर सेटिस्फाई करने ज़रूरी हैं कि भाई वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ हो, और वो यूनिट ऑफ मेजर की तरह यूज़ हो, और वो जनरली एक्सेप्टेबल हो। तो कुछ भी हो सकता है। तो पुराने ज़माने में तो गुड्स होते भी थे मनी का फॉर्म। उसके बाद नंबर 6, मिस्टर शर्मा मैनेजर ऑफ जीसीओ बैंक स्टेट्स टू द एम्प्लॉइज RBI increase the rate at which central bank lends money to the commercial bank to meet their long term needs. तो बताओ कौन सा टॉपिक जो है वो ऊपर बताया जा रहा है? वेरी गुड। तो जब आरबीआई लेंड करती है कमर्शियल बैंकों को, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस इंटरेस्ट रेट को कहते हैं बैंक रेट। सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, दो दोस्त डिस्कस कर रहे हैं क्या? फॉर दिस सेंट्रल बैंक मेंटेन्स रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू एंश्योर दैट द एक्सचेंज रेट स्टेज विद इन द टारगेटेड वैल्यू। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्लेन्ड बाय हिम। तो आपको बताया था पहले भी, इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। क्योंकि मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें आरबीआई जो है अपने पास कुछ रिजर्व्स रखता है, ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज रेट को टारगेटेड वैल्यूज के अंदर ही रख सके। ज़्यादा बढ़ जाए तो कम कर दे, बहुत कम हो जाए तो थोड़ा सा बढ़ा दे। तो वो अपने टारगेटेड वैल्यू के अंदर ही एक्सचेंज रेट को रखना चाहता है आरबीआई। तो इस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो मैनेज्ड फ्लोटिंग का दूसरा नाम क्या होता है? डर्टी फ्लोटिंग। डी ऑप्शन में दे रखा था जिन्होंने डी भेजा, मैनेज्ड फिक्स्ड। मैनेज्ड फिक्स्ड तो उसने ऐसी बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, तो वो कोई तरीका नहीं होता। उसके बाद 8th है स्टेटमेंट 1, ए प्योर पब्लिक गुड पोज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आप स्किप कर देना, पब्लिक गुड वाला पोर्शन जो है अब हमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, डैश एंड डैश आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम विजिबल आइटम्स का ही सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम डील करते हैं या इंक्लूड करते हैं। तो यानी 2 and 4 या 4 and 2, डी ऑप्शन से। उसके बाद 10th, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो आपको बताना है इनमें से सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन नहीं है। बहुत ही सिंपल है। सही। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, वो तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है कि इनकम टैक्स से संबंधित कंसल्टेंसी करना। आरबीआई का काम तो वो नहीं है। बाकी सब जो है वो आरबीआई के फंक्शन थे।
उसके बाद 11 में कह रहा था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्टेड इन डैश। बहुत ही सिंपल है, सभी को पता है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे, 1991। उसके बाद 12 स्टेगनेंट इकोनॉमी रिफर्स टू, स्टेगनेंट किसको बोलते हैं जी, जो क्या हो रही हो, स्टेगनेंट, धीरे 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 चलने वाली को स्टेगनेंट बोलते हैं। तो इकोनॉमी विच इज ग्रोइंग एट स्लो रेट, तो उसे बोलते हैं स्टेगनेंट। उसके बाद 13 डैश रिफर्स टू द टैक्सेस लिवाइड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। सिंपल है, इंपोर्टेड गुड्स पर जो टैक्सेस लगते थे उन्हें क्या बोला जाता था, टैरिफ। क्योंकि टैरिफ का मतलब ही होता है टैक्स, और टैक्स कब लगाया जाता था, ये टर्मिनोलॉजी हमने कब पढ़ी थी, जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन अ कंट्री, ट्रू। Statement 2 monthly per capita income expenditure MFFC method group all poor together and does not differentiate between the poor and other poor, true। यही तो इसकी लिमिटेशन होती है कि ये सारे गरीबों को इकट्ठे क्लब कर देता है, ये नहीं बताता कि कौन गरीब ज्यादा गरीब है, कौन गरीब कम गरीब है। सही, बिल्कुल। उसके बाद 15 स्टेटमेंट 1 मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन डिक्रीज द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस एंड पीपल, फॉल्स। क्योंकि मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन से तो बल्कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देशों के बीच में बढ़ी थी। अमीर देश जो थे बड़े वाले, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा के और अमीर बन गए, और गरीब देश जो थे छोटे वाले, उनको नुकसान हुआ। ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइजेज द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज, है ना। तो वही बात देखो आ गई कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसने पुअर कंट्रीज के लोगों के वेलफेयर को कॉम्प्रोमाइज करा, क्योंकि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो सही था, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत था। इसके बाद 16 आप बता सकते हो, बहुत ही सिंपल है। 16 में कह रहे हैं डैश रिजल्टेड इन मैनीफोल्ड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो एक ही चीज थी देश में जो हुई थी जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, सही, बिल्कुल। इसके बाद 17 में आपको सही पेयर बताना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कह रहा है स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये गलत हो गया। एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कह रहा है अबव द लाइन है, ये गलत हो गया पेयर। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस कह रहा है इनकम रिसिप्ट्स है, ये गलत हो गया पेयर। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शंस कहते हैं, हाँ कहते हैं, ये सही है पेयर, ठीक है, डी। उसके बाद 18 सिंपल डैश अकर ड्यू टू मिरेकल ऑफ न्यू वंडर सीड्स, बिल्कुल सही। तो सभी जानते हैं कि जिससे यील्ड पर एकड़ बढ़ गया था वो क्या था, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद 19 डिविडेंड्स फ्रॉम आरबीआई एंड पब्लिक सेक्टर फर्म वुड बी कैटेगराइज। सरकार को डिविडेंड मिलता है तो आप उसको सरकार के लिए क्या कहते हो, वेरी गुड, रेवेन्यू इनकम, क्योंकि सरकार के लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है, आर है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसके बाद 20 ऑल द एलिविएशन प्रोग्राम्स हैव बीन फाउंड अनसेटिस्फैक्टरी बिकॉज ऑफ, किस वजह से आपको लगता है कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अनसेटिस्फैक्टरी थे, बिल्कुल सही, लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीपल, पुअर पीपल खुद ही जब पार्टिसिपेट नहीं करते इसीलिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम थोड़े से फ्लॉप हो जाते हैं। इसके बाद 21 अगर एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में इनिशियल डिपॉजिट विद द बैंक आर टेकन एज एक्स, it is assumed that all the transactions are routed through bank, then the total money supply is। तो अगर इनिशियल डिपॉजिट जो है वो एक्स अमाउंट का आया है इकोनॉमी में, तो वो ये पूछ रहा है कि टोटल मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितनी होगी। बहुत ही सिंपल है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। तो जब हमें मनी मल्टीप्लायर दे ही नहीं रखा कि कितना है, तो जो इनिशियल डिपॉजिट होगा वही हमारा टोटल मनी सप्लाई भी इकोनॉमी में बन जाएगा, यानी कि एक्स। इसके बाद 22 सिंस इंडिपेंडेंस India has witnessed the change of India from food scarce nation to food secure nation. Identify which of the following may be the reason for this, simple, ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि हमारी खुद की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इससे काफी ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। उसके बाद 23
पहला स्टेटमेंट कह रहा है ग्रोथ विद इक्विटी हेल्प्स टू अचीव प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस, ठीक है, ट्रू। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ग्रोथ विद इक्विटी एज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट्स कॉन्ट्रडिक्शन इन द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये फॉल्स कह रहा है क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट नहीं करेगा, इनफैक्ट ये तो बल्कि इक्विटी और ग्रोथ के साथ प्रमोट करेगा। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब पहला तो सही था लेकिन दूसरा जो था वो गलत था। इसके बाद 24 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल डैश इज द मेन रीजन, बहुत ही सिंपल है, फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडियाज रिनाउंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सही, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, तो ये हमने एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ रखी है। उसके बाद 25 असर्शन कह रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम विल इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, मेक इन इंडिया से बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इंप्रूव होगी, हाँ, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो फायदा है हमारे लिए। और इट विल इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कह रहा है क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ेगा, सही। तो बिल्कुल सही दिया उसने रीजन, क्योंकि ऐसा ही होगा। उसके बाद 26 जल्दी से सॉल्व करना है। सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ 200 करोड़ लीड टू द क्रिएशन ऑफ 8000 करोड़, तो मान लो 200 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने पर 8000 करोड़ रुपए हो गए, तो आप ये बता सकते हो मनी मल्टीप्लायर कितने गुना हो गया, 200 का 8000 बन गया, तो इसका मतलब ये 40 गुना हो गया। तो वो ये पूछ रहे हैं अंडर द गिवन सिचुएशन द वैल्यू ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट वुड बी, तो आपसे वो LRR की वैल्यू पूछ रहा है। तो LRR की वैल्यू क्या होगी? तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, तो मनी मल्टीप्लायर अगर 40 है तो आप 1/LRR रिप्लेस करके LRR की वैल्यू बता सकते हो 1/40, तो 1/40 क्या आएगा? 0.025, सही आ जाएगा आंसर 0.025, 1/40, ठीक है। इसके बाद 27 असर्शन लिखा है इंडिया फॉलोड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, तो गलत ही हो गया है ना, तो एक ही ऑप्शन है बस, असर्शन इज फॉल्स, डी। उसके बाद 28 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको इनमें से गलत वाला बताना है, तो पढ़ लेते हैं एक बार। IT हैज पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरिया, ये तो सही है। IT हैज ए नेगेटिव इम्पैक्ट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, यही गलत है, जबकि IT का तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, क्योंकि किसानों को जानकारी मिल जाती है उचित समय पे, कब बारिश होगी पता लग जाएगा, कौन सी सॉइल फर्टाइल है, कहाँ बंजर है पता लग जाएगा। 29 असर्शन में लिखा है एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन, ठीक है, ट्रू। रीजन बिकॉज एजुकेशन कन्फर्स हाई अर्निंग कैपेसिटी ऑन पीपल एंड गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड, ठीक है ना, सही हो गया पूरा। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं और रीजन सही दे रखा है। उसके बाद 30 में आपको मैच बताना है कि कौन सा पेयर सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो ये खाने से रिलेटेड नहीं है। पोषण अभियान, ये वेज एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नहीं है। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो ये गरीबों के कोविड से रिलेटेड है, ठीक है, तो एक ही कॉम्बो सही है, डी, ठीक है, बढ़िया। इसके बाद जी 31 में क्या कह रहा है? 31 में हमको कुछ बार डायग्राम्स दे रखे हैं, तो जो डार्क वाला बार डायग्राम है वो है शेयर ऑफ रूरल BPL पॉपुलेशन एज परसेंटेज ऑफ टोटल रूरल पॉपुलेशन इन ईच स्टेट्स, हर स्टेट में रूरल लोगों का कितना हिस्सा है पॉपुलेशन में हर स्टेट की, ठीक है ना।
और लाइट शेड जो है वो है शेयर ऑफ मनरेगा पार्टिसिपेटिंग हाउस एज परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इन ईच स्टेट। ठीक है, तो दो अलग अलग बार दे रखे हैं आपको, है ना। तो जो डार्क वाला बार है वो एक तरह से है बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रूरल एरिया के, और जो हल्का वाला बार है लाइट शेड वाला वो है मनरेगा में कितने हाउस होल्ड पार्टिसिपेट करते हैं। अलग अलग नीचे आपको स्टेट्स दे रखे हैं, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं वो क्या चाहता है। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन बार डायग्राम द हाईएस्ट शेयर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो कौन से शहर में कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं, तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो। यानी कि डार्क शेड वाला जो है वो आपको बताना है। तो सबसे बड़ा डार्क शेड बार जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ या हाथ का निशान बना देता हूँ, ये दिख रहा है ना। जो सबसे ज्यादा डार्क में, डार्क वालों में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो ये दिख रही है ना। तो ये स्टेट कौन सा है, डार्क में सबसे ऊंची बिल्डिंग वाली स्टेट कौन सी है, झारखंड की। तो आंसर हो गया झारखंड। सही, ठीक है। इसके बाद 32 आपका होमवर्क हो गया। 33 असर्शन कह रहा है ड्यूरिंग 1950 इंडियन इंडस्ट्री वाज रिस्ट्रिक्टेड टू कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट। फॉल्स। जबकि 1950 से 1990 में हमने पढ़ा था कि इंडियन इंडस्ट्री जो है वो डाइवर्सिफाई हुई थी क्योंकि पब्लिक सेक्टर को बहुत मेजर रोल दे दिया गया था। तो असर्शन ही गलत है, एक ही ऑप्शन में असर्शन को गलत बता रखा है, तो डी हो गया सिंपल। इसके बाद 34 स्टेटमेंट 1 में लिखा है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ए वर्ल्ड लीडर इन द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड नंबर ऑफ स्पीशीज। ये तो बात ट्रू है। और दूसरा कह रहा है हॉर्टिकल्चर हैज इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मेनी फार्मर। ये भी ट्रू है। दोनों बातें हॉर्टिकल्चर के एडवांटेजेस दे रखे हैं, ट्रू। ठीक है। उसके बाद 35 आपका होमवर्क है। 36 में कह रहा है कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ। तो बीओपी क्राइसिस इन इंडिया कब हुआ था, 1991। इंडिया अडॉप्टेड हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कब हुआ था, 1965। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब फाउंड हुआ था, 1995। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, 1950। तो अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा लो। 4213 ए, ठीक है सही। 4213 है ना। तो बस आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए पता होना चाहिए। उसके बाद असर्शन कह रहा है प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यही गलत हो गया क्योंकि प्रॉफिट बाहर से आया तो वो करंट अकाउंट में आएगा ना कि कैपिटल अकाउंट में। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें असर्शन को फॉल्स दे रखा है, तो बस आसान हो गया, डी। उसके बाद 38 वैसे अब आपसे पूछेगा नहीं तो मैं स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी चलो ये है कि बता देते हैं। फिएट मनी मतलब जो सरकार के ऑर्डर से चलते हैं वो मनी, उसको फिएट मनी कहते हैं। तो फिएट मनी में क्या आते हैं जी, फिएट मनी में आते हैं कॉइन्स और पेपर करेंसी, है ना। सरकार कॉइन्स जो इशू कर रही होती है और पेपर करेंसी जो इशू कर रही होती है उसको बोलते हैं हम फिएट मनी, है ना। हालांकि पूछेगा नहीं। इसके बाद 39 असर्शन में लिखा है द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज नॉट एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, ठीक है बच्चे कह रहे हैं सही। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज वेरी हाई, ये गलत कह रहा है क्योंकि लो होता है। पर्सनल रिलेटिव से ले लो, किसी दोस्त रिश्तेदार से ले लो, लैंडलॉर्ड से ले लो, वो तो हाई देगा, लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वाले तो सस्ते में देता था, है ना। तो असर्शन तो उसने सही दिया लेकिन उसने रीजन उसका गलत दिया, सही, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 असर्शन में लिखा है इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग द गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकेम नेसेसरी टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट ट्रेडर, ट्रू है ना। क्योंकि रीजन farmers suffered from faulty weighing and were also forced to sell low prices, farmers were manipulated by big traders, है ना सही, बिल्कुल। तो यही रीजन था, इसी रीजन की वजह से हम कहते हैं कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर सरकार को इंटरफेयर कर लेना चाहिए। इसके बाद 41 में लिखा है assertion demand deposits allow the deposition to withdraw funds on demand without any advance notice to bank, ठीक है ट्रू।
है ना, उसी को हम करंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और उसका रीजन कह रहा है बिकॉज बैंक इम्पोज सर्विस चार्ज फॉर रनिंग डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। तो कह रहा है बैंक जो है वो सर्विस चार्ज लेता है डिमांड डिपॉजिट्स को चलाने के लिए। हाँ लेता है, ट्रू। तो स्टेटमेंट्स तो दोनों ट्रू हैं, लेकिन ऊपर वाली बात का दिए हुए रीजन से कोई भी नाता नहीं है। ठीक है, बी सही। इसके बाद 43 में कह रहा है Miss Sunita has started a new school. She intends to spend a huge amount to provide education to all sections of society. ठीक है, at reasonable rate and provide practical knowledge to enable the production development. It exhibits the right step in the direction of HCF. Spot which of the following does not directly contributes to the process of HCF by Miss Sunita. बताइए जी। सही। तो भाई ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को फुलेस्ट पॉसिबल डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल होगा। पढ़ाई लिखाई करने से आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, बिल्कुल होगी। सपने पूरे होंगे, बिल्कुल होंगे। सोशल प्रिजुडाइसेस जो हैं उनसे हम ओवरकम हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में इक्विटी आएगी, एजुकेशन से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो सी ऑप्शन को छोड़ के बाकी सब तो होने वाला था, पर उसने पूछा था क्या नहीं होगा, तो सी नहीं होगा। चलो उसके बाद है जी 44। सपोज द इम्पोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज इज 1/4 ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंडाइज, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड विल बी, बहुत ही सिंपल है जी। अगर इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट के सिर्फ 1/4 है, तो एक्सपोर्ट मान लो 100 है, तो इम्पोर्ट सिर्फ 25 है। तो कह रहा है ऐसे में बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या दिखाएगा, तो ऐसे में बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस दिखाएगा। सही है। उसके बाद 45 आप मुझे वैसे ही बता दो, ट्रू फॉल्स, या हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है एमपीसीई मेथड इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द पुअर एज ए ग्रुप टू बी टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट। ट्रू। इससे हम पता लगा लेते हैं कि भाई कौन सा ग्रुप है लोगों का जो गरीब है। एमपीसी मेथड डज नॉट कंसिडर सोशल फैक्टर्स दैट जनरेट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। ट्रू। तो एमपीसी मेथड से हम कोई सोशल फैक्टर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जैसे कि भाई शिक्षा, सेहत, जो गरीबी के कारण है। तो दोनों सही हैं, बोथ ट्रू। तो इसलिए ऑप्शन ए। इसके ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन उसमें ए ऑप्शन में लिखा था बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो इसलिए वो ए ऑप्शन हो गया। इसके बाद 46 असर्शन कह रहा है करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम जनरेशन ऑफ द फॉरेन सेक्टर। तो करंट अकाउंट में कह रहे हैं नेट इनकम जनरेशन दिखाई जाती है, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच अफेक्ट इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ट्रू। तो ये करंट अकाउंट की एग्जैक्ट परिभाषा है और बिल्कुल सही रीजन है। इसीलिए करंट अकाउंट को हम कहते हैं कि ये नेट इनकम दिखाता है जो भी हमारी फॉरेन सेक्टर से जनरेट हो रही है। इसके बाद 47 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। तो आपको बताना है क्या गलत है। चलो बताओ। बैटल ऑफ प्लासीन 1757 मार्क द बिगिनिंग ऑफ ये तो ठीक है। ब्रिटिश रूल हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस, ये भी है। ब्रिटिश रूल डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड ड्रेन्ड इंडियाज वेल्थ, ये भी है। तो वैसे तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल द अनइक्वल relationship between colony and the ruling country resulted in अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं था। अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नहीं हुआ था। इसके बाद 48 में आपको मैच करवाना है मेरे साथ। ऑपरेशन फ्लड कौन सा था जी, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गई थी। हाँ सही। इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स इनमें से कौन है क्रेडिट का, कमर्शियल बैंक्स। सही। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये भी हमने पढ़ रखा है एग्जैक्ट टर्म, माइक्रो फाइनेंस से डील करते हैं। और नॉन फार्म एरिया, तो एक ही बचा डेयरिंग। तो 2341 2341 इस ऑप्शन में मैच हो रहे हैं अपन। ठीक है, सही। ए।
उसके बाद है जी एक गवर्नमेंट बजट, फटाफट से इसमें आपको मार्किंग दोबारा से याद करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको मेन हेडिंग दे रखी होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, उसके बाद एक दूसरी मेन हेडिंग दे रखी होती है कैपिटल रिसिप्ट, उसके बाद जो नंबर 7 होता है बोरोइंग्स के नाम से उसको आप फिस्कल डेफिसिट डायरेक्टली समझ सकते हो। उसके बाद नंबर 8 हेडिंग होती है टोटल रिसिप्ट, जो बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स का जोड़ होती है। उसके बाद नंबर 10 होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसके बाद नंबर 12 होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसके बाद नंबर 14 भी होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और नंबर 15 भी होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के 2 होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर के 2 होते हैं, मतलब इस टेबल के हिसाब से। बाकी टोटल एक्सपेंडिचर में कह रहा है कि अगर मैं सारे खर्चे जोड़ लूँ तो ये आप समझ ही गए, और 10 और 14 को जोड़ के यानी इस वाले आर ई को और इस वाले आर ई को जोड़ के आप मेन आर ई कह सकते हो या मेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हो। और इसी तरह इस वाले सीई को और इस वाले सीई को जोड़कर आप मेन वाला सीई यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कह सकते हो। तो हमारे 4 मेन हेड जो हैं वो सीई आर ई और सी आर आर आर, ये फिगर्स बन गए। तो अब हम देख लेते हैं, आपसे पूछ लेते हैं या डिस्कस कर लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो 49 सिंपल क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा था वैल्यू ऑफ रिकवरी ऑफ लोन हैज। तो आपको ये बताना है कि रिकवरी ऑफ लोन की जो फिगर है वो 2012-13 और 2013-14 के बीच में क्या हुई है। तो इसके लिए टेबल में रिकवरी ऑफ लोन पे चलते हैं, आप चाहो अपनी किताब में भी चल सकते हो। कहाँ है रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी रिकवरी रिकवरी, ये रहा नंबर 5। तो नंबर 5 में आपको देखना है, पहले था 15,060 रुपए और अब ये हो गया 10,654। तो इसका मतलब इसमें गिरावट आई है। तो बस आपको ये बताना है कितनी गिरावट आई है। 15,060 से 10,654 हो गया, तो कितने रुपए की गिरावट आई है। आप कहोगे सर 4,406 रुपए की गिरावट आई है, ठीक है ना। तो ये तो निकल जाएगा। उसके बाद 50, ये बढ़िया क्वेश्चन है। द परसेंटेज चेंज इन फिजिकल डेफिसिट बिटवीन 2013 मतलब 12-13 एंड 2013-14 वो पूछ रहा है, टेकिंग 2012-13 एज बेस। तो फिजिकल डेफिसिट कहाँ था वो भी मैंने आपको दिखाया था, नंबर 7। तो नंबर 7 में आपको फिजिकल डेफिसिट में ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो कैसे निकालते हैं परिवर्तन, अगर मैं छोटी सी मैथमेटिक्स लिख दूं बाजू में, तो पहले तो आप ये देखोगे कि कितना चेंज हुआ है। तो उसके लिए आप 452 499 में से 490 190 को माइनस कर दोगे, फिर उसको आप 490 190 से डिवाइड करके यानी ओरिजिनल बेस फिगर से डिवाइड करके इनटू 100 कर दोगे, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 10.6% के आसपास ये आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो बनेगा वो 10.6 के आसपास वाला बन जाएगा। तो 10.67। फिर उसके बाद 51, वो आप नॉर्मली बता सकते हो। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रिसिप्ट। बताइए जी कैपिटल रिसिप्ट इसमें से कौन सी है। सी आर, हाँ तो आपको नहीं पता था, ऐसा मैं जानता हूँ। सेलिंग शेयर्स ऑफ एफ सी आई, क्योंकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक पब्लिक अंडरटेकिंग है, तो पब्लिक अंडरटेकिंग के अगर गवर्नमेंट शेयर्स बेचती है तो उसको आप डिसइन्वेस्टमेंट कह सकते हो। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है एसेट कम हो रहे हैं, तो एसेट कम होने को ही कैपिटल रिसिप्ट कहा जाता है। तो कैपिटल रिसिप्ट इनमें से कौन सा हुआ, सेलिंग शेयर्स ऑफ एफसीआई। इसके बाद चलो 52 बता दो। 52 में आपको बताना है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का सही फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल है। रेवेन्यू डेफिसिट का सही फॉर्मूला है आर ई मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट।
और रेवेन्यू रिसिप्ट को उसने कैसे शो कर रखा है, टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टेक्निकली ये दोनों जोड़ के उसने रेवेन्यू रिसिप्ट ही दे रखा है। तो फॉर्मूला बन गया आर ई माइनस आर आर। सही। उसके बाद 53 सिंपल है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, बट प्राइमरी डेफिसिट इज रिड्यूसिंग। तो चेक करना पड़ेगा, कह रहा है आरआर और सीआर तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन प्राइमरी डेफिसिट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो जैसे टेबल में चेक करते हैं, आरआर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, इतना तो ठीक कह रहा है। सीआर की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, इतना भी ठीक कह रहा है। लेकिन कह रहा है प्राइमरी डेफिसिट रिड्यूस हो रहा है। तो प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए तो आपको चेक करना पड़ेगा, और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स कहाँ हैं, ये रे नंबर 11। तो आप अगर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करोगे तो 490 में से 313 माइनस करोगे तो ये वैल्यू रफली अंदाजन लगा रहा हूँ 177 आएगी। और इसी तरह अगले साल जब आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट 370 माइनस करोगे तो 542 माइनस 370 करोगे तो ये 158 समथिंग आएगी। तो पहले प्राइमरी डेफिसिट 170 समथिंग आ रहा है, फिर प्राइमरी डेफिसिट 157 समथिंग आ रहा है, तो बिल्कुल रिड्यूस हो रहा है। तो आप चाहें तो क्रॉस चेक खुद भी करके देख लेना अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो आरआर बढ़ रहे हैं, सीआर बढ़ रहे हैं और प्राइमरी डेफिसिट रिड्यूस हो रहा है, तो उसने सारी बातें ये सही दी हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो उसने सही दे रखा है। फिर स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। स्टेटमेंट 2 में लिखा है ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट डिक्रीज। तो ग्रांट इन एड चेक कर लेते हैं। तो ग्रांट इन एड कहाँ है, ग्रांट इन एड कहाँ है, नंबर 18। तो ग्रांट इन एड कह रहा है कि हमारा रिड्यूस हुआ नहीं, पहले था 115 और अब हुआ 174। तो ग्रांट इन एड हमारा रिड्यूस नहीं हुआ, इनफैक्ट वो तो बढ़ा है। तो ये बात उसने फॉल्स दे रखी है। तो आपको टेबल से चेक करके मिल जाएगा अपना आंसर कि भाई क्या है। तो पहली बात सही थी लेकिन दूसरी बात जो थी वो गलत थी। उसके बाद 54 ये भी कर सकते हैं हम। वैल्यू ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट पूछ रहा है 2013-14 में। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, आर ई माइनस आर आर। तो 2014 का आर ई, टेबल में आप आर ई ले लो 2014 का। 2014 का आर ई आपको दे रखा है 17वें नंबर पर, ये रहा। ठीक है, मैं डब्बा बना रहा हूँ, हाथ का निशान बना रहा हूँ। 14,36,139 आर ई माइनस कर दो आर आर। आर आर कहाँ है, नंबर 1, मैं बक्सा बना रहा हूँ, 10,57,331। तो अगर आप 14,36,169 में से माइनस कर दो 10,56,331, तो आपके रेवेन्यू डेफिसिट का आंसर आ जाएगा। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप निकाल लोगे, 1,71,814। ठीक है ना, आप क्रॉस चेक करके देख लेना। चलो उसके बाद जी 55 से 60 जो है केस बेस्ड क्वेश्चन, वो हमें केस पता होता है तो हम सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट डैश enabled द कंट्री टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, सिंपल। तो ये जो टेक्स्ट था ये बेसिकली हमारे एलपीजी वाले चैप्टर का था। तो हमें पता है कि किसकी वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हुए, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद 56 स्टेटमेंट 1, इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी रिजल्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ लो क्वालिटी गुड्स इन डोमेस्टिक कंट्री। हाँ, क्योंकि हम बाहर से खरीद नहीं सकते थे तो इनवर्ड ओरिएंटेशन पॉलिसी की वजह से हमारे देश में जो भी गुड्स बन रहे थे वो कभी कभी लो क्वालिटी के भी बन रहे थे। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन रिजल्टेड इन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। तो ये बात गलत हो गई, क्योंकि सरकार की ज़्यादा रेगुलेशन बाजी के चक्कर में पीएसयू तो बल्कि ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, या इनफैक्ट उनकी परफॉर्मेंस तो अनसेटिस्फैक्टरी थी। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, सही। उसके बाद 57,
इसमें कह रहा है assertion between 1950 to 1990 there was no significant decline in the population depending on agriculture. और रीजन कह रहा है ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर डिड नॉट एब्जॉर्ब द पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो बताइए जी। तो वैसे तो सही है बात, मतलब ज्यादातर जो कामकाजी वाली पॉपुलेशन है वो थी एग्रीकल्चर में ही, और रिफॉर्म पीरियड में कह रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है और सर्विस सेक्टर उन्होंने ज़्यादा लोगों को एब्जॉर्ब नहीं करा। एब्जॉर्ब का मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग छोड़कर आए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में वो लग गए, उनको वहाँ पे कोई काम मिल गया, सर्विस इंडस्ट्री में कोई नौकरियाँ मिल गई। तो चैप्टर नंबर 2 का ये अगर आप रेफरेंस लोगे तो मुझे ये बातें सही लग रही हैं। ठीक है, तो आपने भी कहा ए, तो मैं आपकी बात को हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ 1991 के बाद चीज़ें बदल गई थी। उसके बाद 58 कह रहे हैं इन द लाइट ऑफ गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन नॉलेज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमको इसमें बताना है गलत क्या है। इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये तो सही है। बिटवीन 1950 टू 1990 इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर वाज अनेबल टू एब्जॉर्ब, देख लो वही पॉइंट आ गया, ये भी बात सही है। इनवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसी रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर। हाँ वेरी गुड, तो यही बात गलत है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा हमारे प्रोडक्ट्स तो बहुत बेकार थे, तो यही गलत हो गया। ठीक है सी। उसके बाद 59 में कह रहा है स्टेटमेंट 1 एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, सही। और स्टेटमेंट 2 में कह रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम फार मोर डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू द सिचुएशन एट इंडिपेंडेंस, सही, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी डाइवर्सिफाई हो गया था, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट्स उसने सही दिए हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 60 assertion 65% of our population continue to be engaged in the agricultural sector till 1990, सही है ना, मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन 1990 तक एग्रीकल्चर में ही थी, 1991 के बाद फिर भी बदल गई थी चाहे। और कह रहा है इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर वर अनेबल टू एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा पीपल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, है ना, तो ये भी सही जो हमने ऊपर पढ़ा, क्योंकि वो ज्यादा लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर, इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग बेचारे लिप्त होते रहे। तो सही बात उसने दे रखी है। चलो, तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस डिस्कस जो इम्पोर्टेंट थे और जो इस सैम्पल पेपर के थे।